जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे टॉपिक में जो कि हर एक एग्जाम में तहलका मचा देता है। टॉपिक का नाम है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल। दोस्तों, आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डन मान के चलना, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को यानी कि अनुच्छेद 1 से लगाकर 395 तक के सभी प्रमुख अनुच्छेद को बिल्कुल आसान भाषा में और जड़ से खत्म करने वाले हैं। जहां पर हमें जरूरत लगेगी वहां पर मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। दोस्तों, आप छान कर देख लेना छलनी से। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी क्लास कहीं पर नहीं मिलेगी। इस प्रकार का कंटेंट बनाने में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जो अच्छे पब्लिकेशन की बुक्स होती हैं मैं उनका भी यूज़ करता हूँ। मेरे खुद के नोट्स हैं जो कि मैंने सालों मेहनत करके तैयार किए हैं, तो मैंने उनका भी यूज़ किया है। जो ऑथेंटिक वेबसाइट हैं मैंने उनका भी यूज़ किया है, तब जाकर ये कंटेंट बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब बन चुका है। तो दोस्तों, यदि आप सच में एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप की लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए दोस्तों, जब अपना संविधान लागू हुआ था तब भी अनुच्छेद 395 थे और अभी भी मूल रूप से अनुच्छेदों की संख्या 395 है। समय समय पर अनुच्छेदों में संशोधन होते रहते हैं, तो क्या जुड़ते हैं? खंड, जिनको हम बोलते हैं क्लॉज। ठीक है, तो खंड जुड़ते रहते हैं। जैसे मूल कर्तव्य जुड़े थे अनुच्छेद 51 क्लॉज का में। ठीक है, फिर अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 जुड़ा। इस प्रकार से ये क्लॉज जुड़ते रहते हैं। तो क्लॉज जुड़ने के बाद यानी कि अनुच्छेदों में संशोधन होने के बाद इनकी संख्या 470 से भी ज़्यादा पहुंच गई है। ठीक है, लेकिन मूल रूप से अनुच्छेद 395 हैं। 22 भाग थे, तो भाई भाग कितने हो गए हैं? 25। 8 अनुसूचियां थीं, तो अनुसूचियां हो गई हैं 12। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो कि सभी को पता रहना जरूरी है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह अनुच्छेद 1 में दिया गया है। देखो, संविधान का जो भाग 1 है, ठीक है, भाग 1, इसमें अनुच्छेद 1 से लाकर अनुच्छेद 4 तक दिए गए हैं। और भाग 1 जो है ये संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान करता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि के द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से जो राज्य अवस्थित हैं उन राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है? तो संसद नए राज्य बना सकती है, पहले से जो राज्य हैं उनके क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 2 में किए गए हैं। ठीक है, और भाग 2 में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक। ठीक है, मैंने बताया था कि भाग 1 में क्या क्या है। तो भाग 1 में जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं। फिर अनुच्छेद 12 से 35, ये कौन सा भाग है? तो ये संविधान का तीसरा भाग है। इसमें क्या दिया गया है? मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका देश के संविधान से लिए गए। फिर 36 से 51 यह आ गया संविधान का भाग 4 और इसमें जो है नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में जो है यह अनुच्छेद 6 में बताया गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखो, इसी प्रकार का एक और अनुच्छेद है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 में किया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है
कि यदि आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ये जो है अनुच्छेद 9 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता संबंधी शर्तें ये संसद निर्धारित करती है। ठीक है, एक आर्टिकल है दोस्तों अनुच्छेद 11, और अनुच्छेद 11 जो है इसमें स्पष्ट दिया गया है कि संसद के पास में नागरिकता संबंधी विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इसी क्रम में पूछा भी जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास में है, और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 11 के तहत। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? तो भारत की नागरिकता 5 तरीकों से हासिल की जा सकती है। देखो दोस्तों, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। एक, जन्म से नागरिकता, यदि आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं। दूसरी, वंश द्वारा नागरिकता, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, देशीयकरण के द्वारा नागरिकता, और किसी भूभाग को भारत में यदि मिला लिया जाए, ठीक है, तब भी नागरिकता मिल जाएगी। तो ये 5 तरीके हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बार बार अपडेट देता हूँ अपनी बेस्ट ई बुक के बारे में। मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ, यदि आप वेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो जीके का हो, करंट अफेयर्स का हो, या फिर साइंस का हो, तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इन तीनों को आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इन सभी ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो ऑफर के तहत ये तीनों ई बुक आपको केवल 150 रुपये में मिल जाएंगी। 150 रुपये का पेमेंट कहाँ पर करना है? ये आपको नंबर दिख रहा होगा, हमारा फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर है। डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं या फिर इस QR कोड पर पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दें। 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों वेस्ट ई बुक सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट का वर्णन किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है। देखो, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। थोड़ी सी हम डिटेल जानेंगे। देखो, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है अनुच्छेद 12 से 35 तक, ये नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। इसी कारण इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा शब्द क्यों चुना गया? मैग्ना कार्टा है क्या? तो देखो, इंग्लैंड के एक राजा थे जॉन नाम के। तो जॉन राजा जी ने क्या किया, 1215 ईस्वी में एक डॉक्यूमेंट जारी किया था, और इस डॉक्यूमेंट को मैग्ना कार्टा कहा गया। क्यों कहा गया? ये एक लिखित डॉक्यूमेंट था जिसमें पहली बार नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता को मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? राज्य की परिभाषा मतलब जो अपने राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये वाले राज्य नहीं, ये अलग ही राज्य है ना। मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो राज्य की परिभाषा के बारे में अनुच्छेद 12 में बताया गया है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 12 जो है ये हमें बताता है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में राज्य के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। यदि आपके जो मूल अधिकार हैं उनका उल्लंघन होता है तो राज्य के विरुद्ध आप कार्रवाई कर सकते हैं। राज्य मतलब क्या? तो देखो, राज्य में क्या क्या शामिल है? सरकार के सभी अंग, विभाग और स्थानीय संस्थाएं इसमें शामिल हैं। जब भी मौलिक अधिकारों की बात की जाती है तो उसमें राज्य शब्द का मतलब अपने राज्य नहीं होते, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये वाले राज्य नहीं। राज्य शब्द का मतलब मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या क्या होगा? देखो, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, संसद और राज्य विधानसभाएं, भारत के क्षेत्र या भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी स्थानीय प्राधिकरण, अन्य सभी सरकारी निकाय जो कि भारत सरकार के अधीन काम कर रहे हों, वो सभी इस राज्य शब्द में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 अनुच्छेद आ जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक ये 5 अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये 5 अनुच्छेद पूछे भी जाते हैं
तो आप लोग बताइए जो अनुच्छेद 14 है इसमें क्या है, विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के सामने सभी लोग बिल्कुल समान हैं। 15 में दिया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है, लोक नियोजन में समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, हालांकि जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो हम इसका अपवाद मान सकते हैं। फिर 17 है अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत का अंत। 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो ये समानता के अधिकार हैं। फिर बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है मैं बता भी चुका हूँ, ये है अनुच्छेद 15। फिर बताइए कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा, यानी कि सरकार जो है वो 16 नहीं करेगी, रोजगार में सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगी, ये है अनुच्छेद 16। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताइए अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया है, छुआछूत का अंत। 17 अस्पृश्यता, 17 अस्पृश्यता, है ना, प्रोनाउंस लगभग सेम हो रहा है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं। फिर बताओ संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? तो उपाधियों का अंत बोले आप 18 साल के हो गए हैं, अब आपको कोई ज़रूरत नहीं उपाधियों की, इस प्रकार से उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। फिर बताओ भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जो हैं वो अपने नाम के आगे या पीछे यह उपाधि नहीं लगा सकते, मतलब वो ऐसा नहीं लिख सकते कि भारत रत्न मिस्टर बहादुर लोधी, है ना, ऐसा नहीं लिख सकते वो। ठीक है, मतलब भारत रत्न पुरस्कार जो है वो पुरस्कार का उपयोग प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में नहीं कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 18 क्लॉज 1 के तहत। ठीक है, बताइए निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो कि भारतीय नागरिकों को है लेकिन जो भारत में विदेशी लोग रह रहे हैं उनको नहीं है? कौन सा मूल अधिकार है ये? तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भारत में रह रहे विदेशियों को नहीं है, उनको सभा करने का अधिकार नहीं है, उनको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 19 में दी गई है ना। बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये अनुच्छेद 19 में दी गई है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताइए आप लोग निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज का में है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार है ये भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। फिर बताइए आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? जब इमरजेंसी लगती है तब भी हमारे कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, कुछ निलंबित नहीं हो सकते। तो जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है ये किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जब आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लागू होता है तो सरकार कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इन दोनों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये व्यक्ति की न्याय सुरक्षा से जुड़े हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अपराधों के 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, और दोस्तों ये जो प्रावधान है ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर बताइए किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 में किया गया है। ठीक है, किसी आरोपी को आपने गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, ठीक है, और दे पिटाई और उसको बोल रहे हैं कि कबूल करो कि अपराध तुमने ही किया है, ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये प्रावधान अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गोपनीयता का अधिकार
यानी कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है? तो राइट टू प्राइवेसी का उल्लेख अलग से नहीं है, अनुच्छेद 21 यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में ही शामिल है। ठीक है, मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। देखो, भारतीय संविधान में गोपनीयता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी का सीधा उल्लेख तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ये निर्णय दिया कि ये अनुच्छेद 21 यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का भाग है। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है। और ये फैसला के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार 2017 केस में दिया गया। गोपनीय का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है आप सभी का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन से संबंधित है? तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 क्लॉज आ। ठीक है, और ये जो अनुच्छेद है ये 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक अधिकार देता है। और देखो, ये अनुच्छेद, देखो जब भी क्लॉज लग जाता है, क्लॉज ए क्लॉज बी, मतलब वो संशोधनों के बाद जोड़ा गया है। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि ये जो अनुच्छेद 21 क्लॉज ये अनुच्छेद है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, तब ये अनुच्छेद जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 जो है ये गिरफ्तारी के बाद के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 22 नागरिकों को गिरफ्तारी और हिरासत के मामले में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार देता है, जैसे किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है, दूसरा अधिकार देता है उस व्यक्ति को मनचाहे वकील से सलाह लेने का अधिकार है। ठीक है, और तीसरा क्या है? तो उसे ये जानने का अधिकार है कि भाई साहब हमें क्यों गिरफ्तार किया, मतलब कारण जानने का अधिकार है गिरफ्तारी का। बताओ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 बताओ किससे संबंधित है? आर्टिकल 23 ये संबंधित है मानव दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध। ठीक है, मतलब जो अनुच्छेद 23 है ये भारत में मानव तस्करी, बदुआ मजदूरी और जबरन जिस श्रम करवाते हैं, ठीक है, शोषण का कार्य करवाते हैं, उससे संबंधित है। इसमें मानव तस्करी आ जाएगा, वैश्यावृत्ति के लिए व्यक्तियों की खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी, जबरन बदुआ मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, ये 23 कहता है। ठीक है, फिर एक और पूछा जाता है किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखानों, खदानों या खतरनाक कार्यों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ये प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 24 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 24 जो है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। फिर बताइए, निम्न में से कौन सा या कौन से अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी देता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी अनुच्छेद 25 से 28 तक दी गई है। ठीक है, और इसी क्रम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो सिख भाई होते हैं अपने, तो सिखों द्वारा कृपाण धारण करना एक धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है। ये जो कटार सी दिख रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं कृपाण, और ये सिख भाई धारण कर सकते हैं, ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है, फिर बताओ संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। फिर आपसे पूछा जाएगा किस अनुच्छेद के तहत जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके पास में ये अधिकार है कि वे अपनी संस्कृति, लिपि और भाषा के संरक्षण के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित कर सकते हैं। तो ये अधिकार अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अनुच्छेद 30 प्रदान करता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, फिर ऐसा भी पूछा जाता है दोस्तों कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 प्रदान करता है। ठीक है, यदि मूल अधिकारों का हनन हो जाता है तो व्यक्ति उसके उपचार के लिए कहाँ पर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 32 के तहत, और यदि हाई कोर्ट में जाएगा तो अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, और अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को
भारतीय संविधान का हृदय कहा है? ये फैक्ट भी पूछा जाता है। फिर बताओ इसी क्रम में, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक रूप से व्यक्त किया गया है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति और जो है इस किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है? तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल डिटेल से ये बात बता देता हूँ। देखो, भारत में जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है ये अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दी गई है तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को दी गई है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में रिट जारी करे, और अनुच्छेद 226 ये हाई कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वे मौलिक अधिकार और अन्य कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करे। और भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पूछा जाता है न्यायिक समीक्षा किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, बताइए बी.आर. अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो अम्बेडकर साहब ने संविधान की हृदय और आत्मा जो है ये अनुच्छेद 32 के लिए कहा है। बताइए संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख ये कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 36 से लाकर अनुच्छेद 51 तक, यानी कि संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों ये मौलिक अधिकारों की तरह ही होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? तो नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन यदि नीति निर्देशक तत्वों का हनन होगा तो आप इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन सरकार को नीति निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं के लिए ये दिशा दिखाते हैं। ठीक है, बताइए भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले? तो स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा अनुच्छेद 39 के तहत। फिर बताइए दोस्तों, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान ये अनुच्छेद 40 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 43 में। फिर बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 43B है ये किससे संबंधित है? 43B ये संबंधित है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन से। ठीक है, और चूंकि बी है ये मतलब किसी न किसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 97वां संशोधन जो कि 2011 में हुआ था। ठीक है, फिर बताओ नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। समान नागरिक संहिता इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकारी आदि के मामले में एक समान कानून बन जाए। जैसे अभी हिंदू मुस्लिम में विवाह का कानून अलग है, तलाक का कानून अलग है। ठीक है, तो एक समान कानून बन जाए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के क्यों ना हो। तो एक क्वेश्चन बनता है अभी करंट का, स्टैटिक जीके का भी एक क्वेश्चन है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य बन गया है दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, याद रखना इस प्रकार का कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, तो हमें सपोर्ट करने के लिए
ताकि हम इसी प्रकार से मेहनत और ताकत से बेस्ट कंटेंट बनाते रहें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आंगनबाड़ी और आईसीडीसी यानी कि समेकित बाल विकास योजना जैसे जो कार्यक्रम हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? देखिए ये क्वेश्चन आपने कभी देखा है क्या, लेकिन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं आंगनबाड़ी और आईसीडीसी जैसे कार्यक्रम, ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो अनुच्छेद 45 है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ही हिस्सा है। अनुच्छेद 45 राज्य कहता है कि जो राज्य है वो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये कहता है अनुच्छेद 45। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने आईसीडीसी की शुरुआत करी 1975 में, और इसी के तहत आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं, क्योंकि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। फिर बताओ, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है? कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 48। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 48 में क्या है? इसके अनुसार जो राज्य है वो कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करने का प्रयास करेगा, गाय और बछड़ों तथा अन्य पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। बताइए, भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अपने भी भैया कर्तव्य है नागरिकों के। ये प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 48 क्लॉज ए में किया गया है। ठीक है, और ये जो अनुच्छेद है ये 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर बताइए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है आर्टिकल 49 यानी कि अनुच्छेद 49 में। बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग काम करना चाहिए? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 50 में। ठीक है, बताइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ये पूछा जाता है कई बार। विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित। ठीक है, अनुच्छेद 51। फिर अनुच्छेद 51 का के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में दिए गए हैं। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के भाग का और अनुच्छेद 51 का में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध किए गए हैं यहाँ पर? 11 मौलिक कर्तव्य। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया? पहले तो मूल कर्तव्य नहीं थे, जो हमारा मूल संविधान था उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन अब हैं किस समिति की सिफारिशों पर ये जोड़े गए? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। चलिए हम बिल्कुल डिटेल से समझ लेते हैं। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं था, लेकिन संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 का। ठीक है, और इसमें एक नया अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, और नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया, लेकिन वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य कहाँ से आ गया? ये भी क्वेश्चन बनता है। 11वां मौलिक कर्तव्य आ गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, और हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। ये है 11वां मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के भाग 4 का या फिर पार्ट 4 ए और अनुच्छेद 51 ए में 11 मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध किए गए हैं। पूछा जाता है हमारा पहला मौलिक कर्तव्य कौन सा है? संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को अपनाना। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना।
चौथा, देश की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर सेवा के लिए तत्पर रहना। पांचवा, सभी लोगों में भाईचारे की भावना बढ़ाना। छठवां है महिलाओं के प्रति गरिमा और व्यवहार करना। सातवां, भारतीय संस्कृति की महान परंपराओं की रक्षा करना। आठवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। नौवां है वैज्ञानिक सोच, मानवता और सुधार की भावना को प्रोत्साहित करना। 10वां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना। ठीक है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य है हमारा, और कई बार पूछ लिया जाता है 5वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, क्रम से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना जरूरी है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो है अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ठीक है, फिर 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव दिया गया है। ठीक है, फिर 61 में क्या है? तो महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर 61 में। ठीक है, तो राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो आपको याद रखना है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति से संबंधित? अनुच्छेद 52 से लगाकर अनुच्छेद 62 तक। इसकी मैंने यहाँ पर ट्रिक भी लिख दी है, पकानी कोका द्वयोदशम। ठीक है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। अनुच्छेद 52 में पद, ठीक है, कार्यकाल 53 में, फिर 54 में निर्वाचन, 55 में कोटा है, 56 में कार्यकाल है, 57 में दोबारा निर्वाचन दिया गया है, 58 में योग्यताएं क्या क्या होंगी, 59 में दशा, 60 में शपथ कौन दिलाएगा। ठीक है, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया, और 62 में क्या है? जब कार्यकाल या रिक्ति होती है, ठीक है, तो उसकी समाप्ति पर कैसे चुनाव होगा, ये 62 में। तो ये ट्रिक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन कर सकते हैं। संविधान की किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये बताया गया है अनुच्छेद 53 में। ठीक है, फिर बताइए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है? तो निर्वाचक मंडल के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। बताओ, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति के बारे में बताया गया? निर्वाचन संबंधी पद्धति ये अनुच्छेद 55 में बताई गई है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो अनुच्छेद 56 में। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, फिर बताओ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है? राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, ये बताया गया है अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर बताओ, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 58 में योग्यताएं दी गई। ठीक है, फिर राष्ट्रपति पद की शर्तें किस अनुच्छेद में दी गई हैं? तो अनुच्छेद 59 में दी गई हैं। ठीक, फिर राष्ट्रपति की पद और गोपनीयता की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है। ठीक है, और शपथ कौन दिलाता है? तो सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सीजेआई यदि अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया या फिर महाभियोग का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 61 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अब आ जाता है उपराष्ट्रपति, क्योंकि हमने 52 से 62 तक जो है राष्ट्रपति से संबंधित पढ़ा। अब आगे हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति। तो बताओ, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 63 में किया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71 तक। इसका भी ट्रिक है, उसका निकास सनी विवाद है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति। 64 में वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में क्या है? राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान जो है वो उपराष्ट्रपति काम करेगा। ठीक है, मतलब कार्य करना। फिर 66 में निर्वाचन, 67 में कार्यकाल, 68 में समय, और 69 में शपथ ग्रहण, 70 में क्या है? निर्वहन,
और 71 में क्या है, चुनाव में यदि कोई विवाद हो जाए तो सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद हैं। ठीक है, एमसीक्यू में भी मैंने कुछ रखे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। बताइए कि निम्न में से कौन संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है भैया, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 64 में। ठीक है, फिर बताइए आकस्मिक स्थिति में या फिर राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 65 में। फिर बताओ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में 66 में बताया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करता है, उसका निवारण जो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय करता है, और ये प्रावधान अनुच्छेद 71 में किया गया है। फिर बताओ अनुच्छेद 72 के अनुसार किसे सजा माफ करने या फिर सजा में हेरफेर करने की शक्तियां प्राप्त हैं। तो सजा माफ करने या फिर सजा में हेरफेर करने की शक्ति ये भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, जो अनुच्छेद 72 है दोस्तों, ये राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्तियों के बारे में है। ठीक है, राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी शक्ति प्रदान की गई हैं अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकता है या उम्र कैद की सजा को माफ कर सकता है या कम भी कर सकता है। और राष्ट्रपति पूरे भारत में, राष्ट्रपति का क्षेत्राधिकार क्या होगा, पूरे भारत का कोई भी नागरिक हो वो सजा में हेरफेर कर सकता है। एक और अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 161। ये अनुच्छेद 161 जो है ये राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्तियों को बताता है। इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है, इसके अनुसार राज्य का जो राज्यपाल है वो उस राज्य के किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है या फिर सजा में कमी भी कर सकता है, लेकिन राज्यपाल जो है वो मृत्युदंड, ध्यान देना, वो मृत्युदंड एवं कोर्ट मार्शल जो सैन्य अदालतें होती हैं इसके तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा में कोई हेरफेर नहीं कर सकता। और राज्यपाल का क्षेत्राधिकार भी होता है, वो केवल संबंधित राज्य तक ही सीमित होता है। ठीक है, बताइए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ये बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 75 क्लॉज ए में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी जो है ये देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, या हम कहें कि ये केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। ठीक है, बताओ दोस्तों इसी क्रम में किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। जिस प्रकार से महान्यायवादी केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, उसी प्रकार से राज्य का प्रथम विधि अधिकारी जो है वो महाधिवक्ता होता है। ठीक है, महाधिवक्ता। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है। तो संसद के गठन का उल्लेख ये अनुच्छेद 79 यानी कि आर्टिकल 79 में किया गया है। फिर राज्यसभा का उल्लेख कहाँ पर है, राज्यसभा का उल्लेख 80 में है, अनुच्छेद 80 में। फिर लोकसभा का भी पूछा जाएगा, लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। लोकसभा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 81 में मिलता है। हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं, एक हमने पढ़ा संसद, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा राज्यसभा, फिर हमने पढ़ा लोकसभा। ठीक है, आर्टिकल क्रम से हैं 79, 80 और 81। तो एक शब्द बन गया सरल, है ना, हम चीज़ों को सरल करने के लिए पढ़ रहे हैं। एक शब्द बन गया सरल। ठीक है, सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा, अनुच्छेद बढ़ते क्रम में है, बढ़ते जाओ 79, 80 और 81। तो सरल शब्द से तीन अनुच्छेद याद हो जाएंगे, संसद यानी कि 79, राज्यसभा यानी कि 80 और लोकसभा यानी कि 81। तीन चीज़ें आसानी से याद हो गई। चलो आगे बढ़ें। बताइए
आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो जब इमरजेंसी लगती है इस दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है, और ये बताया गया है अनुच्छेद 83 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? ये तो हमें पता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 85 के तहत। फिर बताइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन करता है? तो संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल होना चाहिए, और इसका वर्णन जो है ये अनुच्छेद 85 में किया गया है। ठीक है, जो अनुच्छेद 85 है ये संसद का अधिवेशन स्थगन और भंग से संबंधित है। बताओ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो ये उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 93 में किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता है? तो देखो, यदि किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बराबर मत हैं, ठीक है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता है, और ये प्रावधान अनुच्छेद 100 क्लॉज 1 में किया गया है। बताइए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत। देखो, ये संयुक्त बैठक बुलाता तो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, लेकिन इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा, और भारत में अब तक केवल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? दोस्तों, जो धन विधेयक है, ठीक है, मनी बिल, वो केवल लोकसभा में ही पेश होती है, उसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 109 में बताया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक यानी कि मनी बिल को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। बताओ, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 111 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 111 के तहत करता है। देखो, अनुच्छेद 111 के अनुसार जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया है, ठीक है, और राष्ट्रपति के पास अनुमोदन यानी कि मंजूरी के लिए गया है, तो राष्ट्रपति के पास में 3 विकल्प होते हैं। या तो राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृत कर देगा, या फिर अस्वीकृत कर देगा, ठीक है, या फिर विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा देगा। ठीक है, ये संसद को लौटाने वाली जो प्रक्रिया होती है यही होती है जेबी वीटो पावर, जो कि राष्ट्रपति के पास में होती है। यदि राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है और संसद उसे बिना किसी परिवर्तन के दोबारा पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति ने जो पुनर्विचार के लिए वापस विधेयक को लौटा दिया था, यही शक्ति राष्ट्रपति की जेबी वीटो शक्ति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो देखो, हमारे देश के संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। जो अनुच्छेद 112 है, अनुच्छेद 112 को ध्यान से पढ़ना दोस्तों, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, और इसको ही सामान्यतः बजट कह दिया जाता है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी के बारे में बताया गया है? तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी के बारे में अनुच्छेद 20 में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है?
तो सुप्रीम कोर्ट के गठन का वर्णन 124 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे अनुच्छेद अक्सर पूछे जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है? तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की व्यवस्था, यह है अनुच्छेद 214। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अधीनस्थ न्यायालय या उच्च न्यायालय, यह है अनुच्छेद 233। देखो, तीन महत्वपूर्ण चीजें हमने पढ़ ली। सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124, हाई कोर्ट के बारे में हमने पढ़ा, हाई कोर्ट का प्रावधान 124 को आप उल्टा करो, देखो 2 को आगे लिख दो, 1 और 4, 214, ये हाई कोर्ट का प्रावधान है। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 233 जो है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये तीन बड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 125 में। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेशों का पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू कर सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसके पास में ये शक्ति है कि वह अपने ही निर्णय या आदेशों की पुनः समीक्षा यानी कि पुनः विलोकन या फिर रिव्यू कर सकता है। किस अनुच्छेद में ये शक्ति दी गई सुप्रीम कोर्ट को? 137 में। राष्ट्रपति जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह देगा और नहीं चाहे तो सलाह नहीं देगा। देखो 143 को जो हमारे युवा साथी हैं वो कैसे कोड करते हैं, बोले 143 का मतलब होता है आई लव यू। तो इसमें भी तो यही होता है, जो एक प्रेमी या फिर प्रेमिका है वो दूसरे से सलाह लेता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, आप करते कि नहीं करते, सलाह ही तो ले रहा है। अगर ये प्रेम करेगा तो ठीक है, अदरवाइज कुछ जवाब नहीं देगा। तो ऐसे यहाँ पर है, राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, ये उसका अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह देगा या फिर नहीं देगा। ठीक है, अनुच्छेद 143। ऐसे याद करने के लिए इसको माइंड नहीं करना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG के स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान अनुच्छेद 148 करता है। इसको शॉर्ट में CAG यानी कि कैग कहा जाता है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन बनता है कि जो CAG कैग हैं, कैग के कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 149 में। फिर बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 में बताया गया है। ठीक है, बताइए, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये अनुच्छेद 155 में बताया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल राज्य के किस निकाय की सलाह पर कार्य करेगा? तो अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल जो हैं ये मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर? तो ये उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 164 क्लॉज 1 में किया गया है। ठीक है, फिर बताओ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कर्तव्यों यानी कि कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 167 में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्य के लिए विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? विधान परिषद का उल्लेख ये मिलता है 169 में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो मैं आपको बता दूं, विधानमंडल, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। एक है अनुच्छेद 168, ठीक है, और इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 169, राज्यों में विधान परिषद की रचना और उनकी समाप्ति का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 169 में। ठीक है, अनुच्छेद 170 है,
राज्यों की विधानसभा की संरचना का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 170 में। ठीक, फिर बताइए विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किए गए। मैंने अब भी आपको बता दिया विधान परिषद, बताओ फटाफट से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169। ठीक है, बताइए राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये उपबंधित करता है अनुच्छेद 213। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 213। ठीक है, राष्ट्रपति भी हालांकि कर ही सकते हैं, तो थोड़ी सी आप डिटेल जान लो। देखो दो अनुच्छेद हैं, एक है अनुच्छेद 213 और एक है अनुच्छेद 123। ठीक है, तो सबसे पहले अनुच्छेद 123 को आप समझो। इसमें राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, और 123 को आप उल्टा करेंगे तो 213 बन जाएगा। तो इसमें राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। देखो हम सबसे पहले राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति को पढ़ लेते हैं। जब संसद सत्र में नहीं हो, लेकिन कोई ऐसा मामला सामने आ जाए जिस पर तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है, और ये अध्यादेश तब तक कानून बना रहता है जब तक संसद उसे स्वीकृत या फिर अस्वीकृत नहीं कर देती। ठीक है, संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर यदि इसे कानून में नहीं बदला गया तो यह अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही जो है राज्यों में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 123 है। ठीक है, और राज्यपाल का है 213। ठीक है, दोनों को याद रखना बाबू, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग हमें एक बात बताओ, यदि एक चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक कर रही है तो मैं वहीं पर उस चीज़ को बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ये कंटेंट अपनी सालों की मेहनत से तैयार किया है, खुद के नोट्सों से तैयार किया है। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आप लोग चाहते हैं कि ये वेस्ट कंटेंट आपको सबसे पहले मिलता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है मेरे भाइयों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत ये उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के बारे में अनुच्छेद 214 में बताया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 215। फिर बताओ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं, अनुच्छेद 217 में। फिर बताइए दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 239 ये केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कैसे चलेगा। फिर देखो एक और क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान का अनुच्छेद 239 ए किस विषय से संबंधित है। तो ये जो अनुच्छेद है दोस्तों, ये संबंधित है दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान इस अनुच्छेद में किए गए हैं। मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 239 ए ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान करता है। ये अनुच्छेद 69वें संविधान संशोधन 1991 के माध्यम से जोड़ा गया, और इस अनुच्छेद के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, और दिल्ली को विधानसभा और मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद मिली। तो याद रखना बाबू, ये जो अनुच्छेद है महत्वपूर्ण है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है। पंचायती राज को परिभाषित करता है अनुच्छेद 243। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं। तो अपशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई हैं अनुच्छेद 248 के तहत। देखो बहुत अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं। आप लोगों ने दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के बारे में सुना होगा। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी, एक केंद्रीय सूची है, दूसरी राज्य सूची है, तीसरी है समवर्ती सूची। तो केंद्रीय सूची में जितने विषय हैं वो केंद्र सरकार उन पर कानून बना सकती है। राज्य सूची में जितने विषय हों वो राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में क्या होता है कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर कोई विषय इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है तब क्या होगा, तब वो हो जाएगा अपशिष्ट विषय। ठीक है, तो अपशिष्ट विषय जो हैं वो शक्ति केवल किसके पास में है, केंद्र सरकार के पास। ठीक है, अपशिष्ट शक्तियां किसको, केंद्र को। और ये उल्लेख अनुच्छेद 248 में किया गया।
देखो कितनी आसान भाषा में मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए कानून किस अनुच्छेद के तहत बना सकती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 252 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति देता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति जो है ये संसद को है, और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 253 के तहत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 263 में है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि को गठित किया गया है? तो भारत की संचित निधि को अनुच्छेद 266 के तहत गठित किया गया है। महत्वपूर्ण निधि है दोस्तों संचित निधि, याद रखना। अनुच्छेद 266 जो है ये भारत की संचित निधि के गठन से संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण निधि है। इसमें क्या क्या होता है? सभी राजस्व प्राप्तियां होती हैं, सभी कर संग्रह होते हैं, ऋण द्वारा प्राप्त सभी राशियां होती हैं, और सरकार द्वारा प्राप्त कोई धनराशि इसमें जमा होती है। और दोस्तों इस निधि से कोई भी व्यय केवल संसद के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकता है। इसी क्रम में एक आकस्मिक निधि होती है। आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 267 में। ठीक है, अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान करता है। और दोस्तों जो आकस्मिक निधि नाम से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये आपातकालीन निधि होती है। इसका उपयोग सरकार जो है तत्काल और अप्रत्याशित खर्चों के लिए करती है। अप्रत्याशित खर्चे कैसे? जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गए, भूकंप आ गए, तो राहत कार्य चलाना पड़ेगा। सैन्य आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई, तो ऐसे काम के लिए सरकार इसका उपयोग करती है। इस निधि से पैसे निकालने के लिए संसद की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भैया ऐसी समस्याएं आ गई, अब अनुमति कब लेंगे। ठीक है, तो इस निधि को भारत के राष्ट्रपति के अधीन रखा गया है, जो आवश्यकता पड़ने पर इससे खर्च की अनुमति दे सकता है, और संसद बाद में इस खर्च को अनुमोदित करती रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? बताइए, 101वें संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 279 यानी कि आर्टिकल 279 क्लॉज ए। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 279 क्लॉज ए जो अनुच्छेद है इसमें क्या है? तो एक जीएसटी काउंसिल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जीएसटी काउंसिल के गठन और इस काउंसिल के पास में क्या शक्तियां होंगी और क्या इसके कार्य होंगे, इससे संबंधित है अनुच्छेद 279 क्लॉज ए। फिर बताओ, वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना और 1951 में की गई है। ठीक है, फिर बताओ, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है? पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन अब नहीं है। क्या है? इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कहाँ डाल दिया? कानूनी अधिकार में। तो ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 300 क्लॉज ए में एक कानूनी अधिकार है। याद रखना, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार भी था। ठीक है, फिर क्या हुआ? 44वां संशोधन हुआ 1978 में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 ए में एक कानूनी अधिकार बना दिया है, और इस प्रकार मौलिक अधिकार 7 से घटकर अब 6 रह गए हैं। और ये जो संशोधन है 44वां, ये मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हुआ था। बताओ, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 में किया गया है। फिर एक और पूछा जाता है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो जैसे संघ के लिए यूपीएससी है ना, राज्य के लिए पीएससी, तो इसके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 315 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? तो चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 324 में किए गए हैं। ठीक है, चुनाव आयोग
के जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। बताइए किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष या उससे आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, ये होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले 21 होती थी, फिर 18 वर्ष कर दी गई। तो बताओ कि जो वयस्क मताधिकार की आयु है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वर्णन अनुच्छेद 326 में किया गया है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में एससी और एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों लोकसभा की सीटों में एससी और एसटी के लिए आरक्षण है। किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 330 में है। और इसी क्रम में दोस्तों लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखो लोकसभा में दोस्तों एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का अधिकार हमारे राष्ट्रपति साहब को होता था। ठीक है, लेकिन मनोनयन की इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। अब राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट नहीं कर सकते हैं। 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में और इस संशोधन के द्वारा इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। तो पहले ये प्रावधान कहाँ पर था? 331 में। ठीक है, फिर हम बात करें इसी क्रम में दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राज्यों की विधानसभाओं में भी एससी और एसटी के लिए सीटों का रिजर्वेशन है। किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 332 में। हमने 3 अनुच्छेद पढ़ लिए। अनुच्छेद 330 हमने पढ़ लिया। इसमें क्या है? तो इसमें लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों के रिजर्वेशन की व्यवस्था है। 331 में क्या था? तो एंग्लो इंडियन लोकसभा में एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन की प्रोसेस दी गई थी। ठीक है, फिर 332 में क्या है? राज्यों की विधानसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों का रिजर्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किस आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 338 महत्वपूर्ण है। इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, फिर इसी क्रम में दोस्तों पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 ए में की गई है। ठीक है, फिर बताइए दोस्तों कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन अधिकारों एवं कार्यों से संबंधित है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन अधिकारों और कार्यों से संबंधित है अनुच्छेद 338 बी, है ना। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने और सुधारने के लिए एक आयोग गठित करने की अनुमति देता है? तो राष्ट्रपति के पास में जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने और सुधारने के लिए एक आयोग गठित करने की अनुमति देता है अनुच्छेद 340। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए कौन सा अनुच्छेद संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जाति की सूची यानी कि एससी की लिस्ट में शामिल करने या बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 341। यानी कि कौन सी जाति, कौन सी उपजाति, कौन सी जनजाति एससी की सूची में आएगी, ये किसके पास में अधिकार है? संसद के पास में। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 341 के तहत। बताओ किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये किया गया है प्रावधान अनुच्छेद 343 में। फिर बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला? तो अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश दे सकती है? तो अनुच्छेद 351 के तहत। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार का ये दायित्व है कि वह
बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 255 के तहत। फिर बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं? तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के पास में कुछ आपातकालीन शक्तियां होती हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती हैं। एक होता है अनुच्छेद 352, और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल पूछा जाए प्रावधान कहाँ? 352 में किया गया है, ठीक है। फिर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा 356 के बारे में। तो 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों जो है 360 के बारे में। तो 360 के तहत राष्ट्रपति देश में आर्थिक संकट की स्थिति यदि आ जाए तो वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं, और वित्तीय आपातकाल अब तक एक बार भी नहीं लगा है, और हम भगवान से प्रे करते हैं कि वित्तीय आपातकाल कभी ना लगे भारत में। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जिसका आज तक प्रयोग नहीं हुआ? तो अनुच्छेद 360 का आज तक प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए, संविधान में केवल एक बार मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग कब और कहां पर हुआ है? तो केवल एक बार मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है, और वो है अनुच्छेद 352 में, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा दी गई है, ठीक है। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है जो कि राष्ट्रपति लगा सकते हैं, ठीक है। हुआ क्या? एक संशोधन हुआ, 44वां संशोधन, ठीक है। कब हुआ? 1978 में। और इस संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल इस आशय से लिखित में सूचना दे दे। तो 44वां संशोधन जब हुआ तभी केवल एक बार मंत्रिमंडल का जो है उल्लेख किया गया है पूरे संविधान में, ठीक है। बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों यानी कि भाग 3 के निलंबन का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 359। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ? देखो वो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अनुच्छेद 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल कभी न लगा है न कभी लगेगा, ठीक है, याद रखना महत्वपूर्ण है। भारतीय संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? देखो, संविधान में संशोधन करने का अधिकार भारतीय संसद के पास में है, और भारतीय संसद के पास में ये अधिकार है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, ठीक है। और पूछा जाता है संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? वो साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन बनेगा, जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू और कश्मीर से संबंधित था, अब इसको निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान में क्या क्या शामिल है? तो देखो, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 395 है, ठीक है। 22 भाग हैं, ठीक है। इसमें संशोधन के बाद 25 हो गए हैं। और अनुसूचियाँ कितनी हैं? पहले 8 थीं, अब कितनी हो गई हैं? 12 हो गई हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रमुख अनुच्छेद यानी कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने अपनी जान लगा दी है, बिल्कुल आसान भाषा में, डिटेल में, और मैंने कई सारे सोर्स का यूज़ करके एरर फ्री कंटेंट देने का पूरा प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी, ठीक है। हमें सपोर्ट करने के लिए हम ऐसे ही ताकत और मेहनत से कंटेंट बनाते रहें, उसके लिए सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और वेस्ट कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। यदि आप ऐसे ही वेस्ट कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो हमारी PDF को आप जरूर परचेस कर लेना। स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक है, करंट अफेयर्स की ई बुक है और साइंस की ई बुक है। तीनों ई बुक में वेस्ट कंटेंट दिया गया है, और यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो मात्र 150 रुपये यानी कि 150 रुपये में आपको तीनों ई बुक मिल जाएंगी। पेमेंट कैसे करना है? ये नंबर दिख रहा है आपको, ये हमारा फ़ोनपे नंबर, पेटीएम नंबर और गूगल पे नंबर है, ठीक है। आप इस पर डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं या फिर QR कोड पे पेमेंट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर
मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेस्ट कंटेंट के साथ में। जय हिंद, मैं हूं आपका बहादुर सर।